साथियों, अभी तक सीबीएसई में ऐसा था कि कक्षा 6वीं से लेकर के 8वीं तक 3 भाषाएं पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब 1 जुलाई 2026 से सीबीएसई ने साफ साफ सर्कुलर जारी करके कह दिया है कि अब कक्षा 9वीं में भी सीबीएसई में पढ़ाई जाएगी तीसरी लैंग्वेज, और इसके बाद फिर जब वो पास हो जाएंगे, अगले साल 10वीं पहुंचेंगे, तो फिर वहां पर भी थर्ड लैंग्वेज रहेगी, और उसके बाद हमेशा से 9वीं 10वीं के लिए अब थर्ड लैंग्वेज रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, और शुरू की वो 2 भाषाएं कौन सी हैं? जैसे आमतौर पर आपको क्या लगता है, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं होती हैं, लेकिन इतना सीधा नहीं है। हमारे देश में देश तो एक ही है, लेकिन भाषाएं कितनी सारी हैं, और उन भाषाओं के बीच में भाषाई पहचान का संकट, भाषाई विवाद अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो हम पूरी बात को समझेंगे, त्रिभाषा फॉर्मूला है क्या समझेंगे, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, राज्यों में कुछ इसको लेकर के विरोध किया जा रहा है, सारी बातों को। तो शुरुआत करते हैं खबर से। तो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि 15 मई को यह जो सर्कुलर आया, उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से जो सेशन चल रहा है उसमें लागू हो जाएगा। तो शुरुआत कक्षा 9 से होगी। तो 3 भाषाएं, एक है R1, R2 और R3, और जिसमें कि R1 और R2 को लेकर के तो ये है कि इसके नंबर बनेंगे खास तरीके से। जैसे बोर्ड का एग्जाम जब होगा तो इसके नंबर जुड़ेंगे मार्कशीट में, लेकिन इसका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसको अलग से बोर्ड के एग्जाम में इसका एग्जाम नहीं होगा। अब बात आती है, 2 भारतीय भाषाएं हैं, ये होनी चाहिए, ये भी तय कर दिया है। तो यानी कि भारतीय, अब जैसे कि कोई इंग्लिश है तो वो भारतीय भाषा में नहीं आएगा ना, तो अब यहां पे समझना पड़ेगा कि R1 क्या हो सकता है, R2 क्या हो सकता है, R3 क्या हो सकता है। R3 में क्या कह दिया, बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और विदेशी भाषा केवल चौथे विषय के रूप में। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 2 भारतीय भाषाएं तो लेनी पड़ रही हैं, तो अगर आपने 2 भारतीय, मान लीजिए किसी ने हिंदी ले लिया और उसके अलावा किसी ने एक और भारतीय भाषा ले लिया, फिर उसके बाद इंग्लिश ले लिया, अब कोई एक और फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, जैसे अभी भी कुछ स्कूलों में सिखाई जाती है, तो वो फिर चौथी भाषा लेनी होगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत इसलिए होगी, जिस पर सवाल उठ रहा है कि ये सेशन अप्रैल 2026 में शुरू हो गया था स्कूल का, अब ये बीच में दरअसल बदलाव हो रहा है, क्योंकि जुलाई में बदलाव हो रहा है, तो कुछ लोग अपना तीसरा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होता था उसमें कोई ना कोई एक भाषा चुन चुके थे, अब उन्हें उस तीसरे सब्जेक्ट जो उनके लिए ऑप्शनल था उसको चुनना है, तो पहले ये R3 को भी लेना होगा, फिर वो अपने आप में चौथा हो जाएगा, यानी कि उनके बढ़ जाएंगे। और यही शिकायत भी हो रही है कि बीच में अगर सीबीएसई बदलाव ला रही है, उसके लिए पुस्तकें नहीं तैयार हैं, शिक्षक नहीं तैयार हैं, तो ये मामला कैसे सही तरीके से लागू हो पाएगा स्कूल में, ये चिंता का मुद्दा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, लेकिन अभी एक पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कह दिया है स्कूलों को 30 जून तक कि आपकी तरफ से जो शिक्षक अवेलेबल हैं वो कितने हैं, कितने सहज हैं इस थर्ड यानी कि R3 के लिए। अब यहां पे समझते हैं मुद्दा। पहला हमने क्या कहा था चर्चा में होने का, कि मिड सेशन में लागू हुआ है, विद्यार्थियों के बीच में प्रेशर आ सकता है। दूसरी बात हमने क्या कही कि विदेशी भाषा वाले छात्र प्रभावित होंगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच या जर्मन कोई सीख रहा था, तो ऐसे में हिंदी ही एक भारतीय भाषा हो गई, 2 विदेशी भाषाएं हो गई। और तय क्या कहा गया है कि 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। तो अब किसी को अगर फ्रेंच या जर्मन कोई एक और ऐसी भाषा सीखनी है तो उसके लिए तो 4 हो जाएगी। ये आम भाषा व्यवहार में बता रहा हूं, लेकिन R1, R2, R3 क्या हो सकता है, उसके क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो त्रिभाषा फॉर्मूला से हमें पता चलेगा। तो व्यवहारिक चुनौतियां फिलहाल में जो मैंने आपको बताया बुक को लेकर के है, और राज्यों द्वारा एक आरोप भी लगाया गया कि हिंदी थोपने का ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रयास भी है। तो त्रिभाषा सूत्र भारत की भाषाई पहचान का संकट तो है ही, इसीलिए समझना जरूरी है। तो भारत में पहले तो समझिए भाषाओं की क्या स्थिति है। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब उन 22 भाषाओं के अलावा भी भाषाएं हैं। उन भाषाओं की संख्या अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना जब हुई तो कई सारे नाम भाषाओं के सुनने को मिले, 19,000 से ज्यादा नाम मिले, जिसमें से 1369 भाषाओं को क्लासिफाइड किया गया। अब इन क्लासिफाइड 1369 भाषाओं को किसी एक भाषा में डालना था, तो पहले बाकी भाषाओं को 1474 को किस में डाल दिया गया, अनक्लासिफाइड में। और इसके बाद 121 भाषाएं, इन 1369 में से इन्हें 121 भाषाओं में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि इन्हें 121 भाषाओं में शामिल कर लिया गया, अलग अलग भाषाओं में। जैसे कि बहुत लोकल लेवल पे कुछ बोलियां ऐसी थी जो एक ही भाषा में शामिल हो सकती थी, कर दिया गया। तो 121 भाषाओं में अब यहाँ पे देखिए तो 22 भाषाएं तो वो हैं जो भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा 99 भाषाएं वो है जो अनुसूचित है। ये
ये अनुसूचित है और ये गैर अनुसूचित है। तो गैर अनुसूचित भाषाओं में उदाहरण आपको चाहिए। अनुसूचित भाषाएं तो पता है वो 22 भाषाएं हैं, लेकिन गैर अनुसूचित में जैसे कि सबसे बड़ी भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सब क्या है, तुलु, ये सब गैर अनुसूचित है लेकिन प्रमुख भाषाएं हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर इसको 5.5 करोड़ लोग ये भाषा बोलते हैं। अभी तो ये संख्या और बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ी को भी लगभग 1.6 करोड़, राजस्थानी 2.5 करोड़, लेकिन ये संख्या और बढ़ चुकी है। अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं ये तो इसी वजह से देश में भाषाएं तो बहुत है, बहुभाषी हमारा देश है। तो अब यहाँ पे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है कि जब देश आजाद हो रहा था कि अब पढ़ाई को लेकर के किस भाषा में पढ़ा दिया जाए, इतनी तो भाषाएं हो गई हैं। तो इसके लिए शुरुआत से ही सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग आता है जो कहता है कि माध्यमिक स्तर पर देखिए हाई स्कूल तक क्या व्यवस्था हो, 3 भाषाओं का एक सुझाव उन्होंने दिया। लेकिन अभी स्वीकार जो हुआ है वो आगे हुआ है। अब देखें 1952-53 में मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र का फिर प्रस्ताव रखा। फिर 1964 से 66 आता है कोठारी आयोग। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि औपचारिक त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव यहां से आए। यहाँ 3 भाषाओं का एक सुझाव तो मिलता है शुरुआत में, लेकिन कोठारी आयोग क्या करता है, पूरा सूत्र ही दे देता है। अब वो सूत्र जो है लागू तो नहीं हो पाया उस वक्त पे, लेकिन वो स्वीकार हुआ। और जब उसे स्वीकार किया गया तो धीरे धीरे करके हम देखें राइट टू एजुकेशन जब 2020 आता है, राइट टू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आती है, तो वहां पर भी त्रिभाषा फॉर्मूला तो लिया ही गया था वैसा का वैसा, लेकिन इसमें यह कह दिया गया कि हम नो लैंग्वेज इंपोजिशन, हम भाषा राज्यों पर नहीं थोप रहे हैं। तो विकल्प दिए गए हैं 3 भाषाओं के लिए, उसको समझना पड़ेगा। 1968 में जो पहला आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वहां पे त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। तो उसके पीछे का आधार कौन बना, ये कोठारी आयोग। मातृभाषा में शिक्षा के प्रावधान की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उसमें क्या बात कही गई 2009 में कि देखिए ऐसा है कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाने का प्रयास हो क्योंकि उससे बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये एक मोटा मोटा कुछ ऐसे नाम है, तथ्य जो पता रहे। अगली बात आती है मातृभाषा है एक तरफ, आधुनिक भाषा है। तो मातृभाषा कौन सी होगी, घर में जन्म से सीखी गई भाषा। मैंने उदाहरण क्या दिया कि वो भी मातृभाषा है, कोई जो किसी के लिए तमिल मातृभाषा है, किसी के लिए भोजपुरी मातृभाषा है। तो क्या जो आधुनिक 22 भाषाएं जिनको हम मुख्य रूप से आधुनिक भाषा के रूप में भी जानते हैं, लेकिन संस्कृत तो नहीं है उसमें, लेकिन मुख्य रूप से हम मानते हैं, तो उन 22 भाषाओं में हम देखें तो भोजपुरी नहीं है लेकिन वो मातृभाषा है। लेकिन तमिल की जैसे हम बात करें तो हो सकता है वो किसी के लिए मातृभाषा भी है और वो आधुनिक भाषा भी है, तो वो अंतर एक दोनों में आ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कई ऐसी भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनको उदाहरण के तौर पर शामिल किया जाता है। हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, गुजराती। और यहाँ पे देखिए भोजपुरी, मैथिली, संथाली, तुलु, कोंकणी। अब आते हैं हमारी बात कि त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। तो R1, R2, R3 फ्रेमवर्क समझना हो तो R1 पहली जो भाषा होगी उसमें एक तो मातृभाषा होगी या फिर हिंदी हो सकती है, क्योंकि पूरे देश में हर किसी की मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, तो किसी राज्य में कोई और भाषा हो सकती है। फिर गैर हिंदी राज्य में मातृभाषा हो सकती है या फिर कोई एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है जो उनके क्षेत्र की भाषा है। फिर उसके बाद R2 में अंग्रेजी होगी और आधुनिक भारतीय भाषा होगी, और इधर हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी गैर हिंदी राज्यों में। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हिंदी भाषा के लिए, गैर हिंदी भाषा के लिए। तीसरे में दक्षिण भारतीय भाषा होगी अधिमानतः। अब देखिए दक्षिण भारतीय भाषा होगी अधिमानतः हिंदी भाषी राज्यों के लिए, लेकिन अगर हम यथार्थ के स्तर पर देखें तो कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में, जो क्या करते हैं आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में वहां पे संस्कृत को लिया गया है। तो हमें ये देखने को मिलता है व्यवहारिक रूप से तीसरी भाषा के रूप में हम दक्षिण भारतीय भाषाओं को कितने राज्यों में, आपने अपने स्कूल में क्या सीखा है, कितने उदाहरण मिलेंगे? अगर हैं कोई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद गैर हिंदी राज्यों में या फिर अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा, ये तीसरा विकल्प दिया गया। तो दोनों हिसाब से हिंदी भाषी राज्यों और गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए विकल्प अलग अलग प्रकार से रखे गए हैं, जिससे वो थोड़ा सा लचीलापन बना रहे। अब यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रावधान क्या कहा गया, उन्होंने यही कहा कि लचीलापन चाहिए। लचीलापन का मतलब क्या है कि हमें थोपना नहीं, थोपना नहीं।
ठीक है, और हिंदी भाषा को थोपने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद धरातल की स्थिति मैंने क्या कहा कि कई राज्य हैं जहां पे लागू नहीं है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, वहां पे क्या हो रहा है, आमतौर पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत चल रही है, जो अभी 6वीं से 8वीं तक के स्तर की ही हम बात कर ले अगर, तो ये देखने को मिलता है। और 93% छात्रों ने कर्नाटक में हिंदी चुना है, ये 2026 के आंकड़े बताते हैं, यानी कि स्वेच्छा से भी चुना जा रहा है। फिर हम महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में देखें तो वहां पे क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी मॉडल चल रहा है। हरियाणा में देखें तो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी में से कोई एक चुनाव हो जाता है तीसरी भाषा में। अब कुछ राज्य जो विरोध कर रहे हैं जैसे तमिलनाडु, तो देखिए ये सीबीएसई है, अभी ये क्लियर हो जाए कि सीबीएसई ने अभी 9th और 10th के लिए कहा है कि हम 3 भाषा लेकर आ रहे हैं, 6 to 8 तो था ही, लेकिन शिक्षा जो विषय है वो किसका विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। अब समवर्ती सूची का विषय है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं, प्रावधान व्यवस्था बना सकते हैं। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद ये समवर्ती में आया। तो केंद्र सरकार के, अब जैसे हम सीबीएसई देखें तो वहां पे जो व्यवस्था लागू है वो पूरे देश में लागू है, लेकिन बात यह, जैसे हम तमिलनाडु का ही उदाहरण ले तो तमिलनाडु में बहुत लिमिटेड % में ही सीबीएसई स्कूल है, 90% से प्लस के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड में है, और स्टेट बोर्ड में वहां पे तमिल और अंग्रेजी का द्विभाषा चल रहा है। तो यहाँ पे यही है कि हिंदी विरोधी आंदोलन जो लंबे समय से चल रहा था, तीसरी भाषा को अपनाया ही नहीं जा रहा है। फिर पुदुचेरी में भी तमिल और फ्रेंच की को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाती रही है तीसरी भाषा के रूप में। नागालैंड में देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे अंग्रेजी स्थानीय जनजातीय भाषा और हिंदी यहाँ पे अनिवार्य नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो अपने यहाँ हिंदी को थर्ड भाषा के रूप में तो नहीं अपना रहे हैं। और ये पहली बात तो ये है कि सरकार कह भी नहीं रही कि हम हिंदी को थोपने का काम कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी किसे दी जा रही है और किसे नहीं दी जा रही वो आपको पता रहे। फिर उसके बाद देखिए लाभ क्या है। अब हमें ये आना है कि 3 भाषाएं तो सीखनी है, और ज्यादा भाषाओं सीखने पे जोर क्यों दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मुख्य रूप से लाभ के तौर पे कि राष्ट्रीय एकता, जैसे कि अपने ही देश की कोई भी भारतीय भाषा जब हम तीसरी भाषा के रूप में जब सीखेंगे तो यहाँ पे अनेकता में जो एकता की भावना है वो और मजबूत होगी, संज्ञानात्मक विकास होगा। एक तो अपनी मातृभाषा में भी पढ़ रहे हैं, दूसरा देश की अन्य भारतीय भाषाओं पढ़ रहे हैं, तो समझ और बेहतर होगी। उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण, क्षेत्रीय भाषाओं को भी संरक्षण मिलेगा, रोजगार के लिए भी और लाभ मिलेंगे और गतिशीलता मिलेगी, देश में और भी विस्तार मिलेगा उस भाषा की वजह से जिस भी व्यक्ति ने जो भाषा सीखी है। और मातृभाषा से जब पढ़ाई होगी, जब मातृभाषा भी पढ़ाई का हिस्सा रहेगा, तो देखिए एक फायदा तो क्या है, या क्षेत्रीय भाषा का माता पिता भी शिक्षा व्यवस्था में, बच्चे की शिक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे, उसे और बेहतर ज्ञान दे पाएंगे। और यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को तो हमेशा से ही कहता है कि बहुभाषी शिक्षा होनी चाहिए, एक भाषा नहीं, एक से ज्यादा भाषा में शिक्षाएं होनी चाहिए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि 1 से 5 तक 2 भाषा में शिक्षा चल रही है, 6 से 8 तक 3 भाषा में, सीबीएसई ने अब 9 से 10 में भी कर दिया है 3 भाषा, और 11-12 में 1 भाषा जो मुख्य भाषा के रूप में रहेगी। इस प्रकार से एक व्यवस्था दिखती है। लेकिन चुनौतियां देखें तो दक्षिण भारतीय राज्यों का कहना क्या है, हिंदी थोपने का आरोप है भारतीय भाषाओं के नाम पर। फिर उसके बाद संघवाद से टकराव की स्थिति दिखाई देती है। जैसे हमने कहा शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, तो एक ने अलग व्यवस्था सोची है, एक ने अलग व्यवस्था सोची है, तो टकराव तो होगा। तो यहाँ पे सहकारी संघवाद की जरूरत है। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है कि राज्य और केंद्र आपस में मिलकर बेहतर तालमेल बनाए काम के लिए, इस देश के लिए। फिर शिक्षकों की कमी, हमने क्या कहा कि अभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इंडियन भाषा के शिक्षक कम है क्योंकि इतनी भारतीय भाषाएं हैं। अब उन स्कूलों को अपने विकल्प देने होंगे कि किस भाषा में कौन कौन स्कूल शिक्षा देंगे जो भारतीय भाषाएं। फिर वहां पे शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी देखना होगा जिसकी कमी है। पाठ्य पुस्तकों की हम बात करें तो R3 के लिए एक जो भाषा चाहिए अब वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। जो विदेशी भाषाएं हैं उन पर असर पड़ेगा, जैसे कि पुदुचेरी में फ्रेंच को हटाने जैसे निर्णय की बात आ रही। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको कोई और विदेशी भाषा सीखनी है तो 2 में तो 2 भारतीय भाषाएं होंगी, तो तीसरी तो किसी को इंग्लिश ही पढ़नी होगी, एक आमतौर पर तो यही बात समझ में आती है। अब उसे कोई और विदेशी भाषा सीखनी है तो उसे 4 भाषाएं पढ़नी होंगी, ये बात आएगी। और कोठारी का जो मूल लक्ष्य क्या था, हिंदी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषा नहीं,
है, ये जो दिक्कत है वो संस्कृत से देखने को मिलती है कि आमतौर पर क्या होता है, विकल्प के रूप में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत अपनाया जा रहा, जो मैंने आपसे बताया था। अब सारी बातों में हम आगे की बात देखें तो संवाद और सहमति जरूरी है, जिसको हम सीधे शब्दों में क्या कहें तो जिसको हमने कहा था सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्य के संदर्भ में, और लचीला कार्यान्वयन, यानी कि अब आप देखिए कि बीच सत्र में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं 9th और 10th में, तो थोड़ी सी परेशानियां और मुश्किल अभी इस सत्र में होने वाली है। फिर शिक्षक प्रशिक्षण, कई भाषाओं के लिए भी हमें शिक्षकों और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिक्कत होगी, उसको देखना पड़ेगा, पाठ्यपुस्तक देखना पड़ेगा। विदेशी भाषाओं के लिए भी विकल्प देखने होंगे, क्या व्यवस्था हो सकती है, और तकनीक का उपयोग करना होगा, बहुभाषी सामग्री, यानी कि अन्य भाषाओं को सीखने के लिए डिजिटल तरीका भी उपलब्ध हो, टूल उपलब्ध हो, जैसे कि दीक्षा हो गया, स्वयं पोर्टल हो गया। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो जरूर देखिएगा, यहाँ सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। अब सारी बातों का हम निष्कर्ष देखें तो त्रिभाषा सूत्र देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यह बहुभाषी बहुसांस्कृतिक पहचान को सजोने का एक अच्छा प्रयास दिखाई देता है। और देखिए, भाषा का पुल बनाने का यह प्रयास है, त्रिभाषा फॉर्मूला भाषा का पुल बनाने का प्रयास है, ना कि यह दीवार बनाने का प्रयास है, ये जोड़ने का प्रयास है। और देखिए 2020 के साथ ही इसे संरेखित किया गया है, सीबीएसई ने यह जो काम किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही किया है। और सारी बातों का अगर हम सार देखें तो भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह आत्मा है, और इस भारत की आत्मा क्या है, अनेकता में एकता। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किस आयोग ने प्रस्तावित किया था? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, और डी यशपाल समिति। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन एक कोर्स है जो आप लाइव और ऑनलाइन करना चाहते हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सारी क्लासेस आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगी। और उस दृष्टि लर्निंग ऐप से आपको सारी क्लास तो मिलेगी, लेकिन जो नोट्स हैं आपके घर में आपको पहुंचा जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आप उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को जाके क्लिक कर लीजिए, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।